स्क्रू और रेंचेस के जो है आर्टिकल तो हो चुके हैं। अब उनका क्वेश्चन करने का नंबर आता है। अब जो है एक्सरसाइज 5 हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5 हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन में है टू फोर्सेस P and Q आर सच दैट देयर सेंट्रल एक्सिस इज गिवन इन पोजीशन। दो फोर्सेस P और Q हैं जिनकी सेंट्रल एक्सिस जो है पोजीशन में गिवन है। जो गिवन होता है वो कांस्टेंट की तरह से आपको ट्रीट करना होगा। इज गिवन इन पोजीशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P इज गिवन। जो सेंट्रल एक्सिस है यानी कि जो रिजल्टेंट है वो गिवन है, यानी कि वो फिक्स होनी चाहिए। और जो फोर्स P की लाइन ऑफ एक्शन है वो भी गिवन है, यानी कि वो फिक्स होनी चाहिए। यानी कि जो रिजल्टेंट होगा रेंच वाला और जो फोर्स P की लाइन ऑफ एक्शन लेंगे उनके साथ जो भी चीज़ आप काउंट करके चलेंगे, जो भी चीज़ लेकर चलेंगे वो आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करनी है। शो दैट द लोकस ऑफ द लाइन ऑफ Q इज ए कोनिकाइड। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि Q की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो जो होगी कोनिकाइड होगी, है ना। Q की लाइन ऑफ एक्शन कोनिकाइड लेनी है, तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन आनी चाहिए उसकी लाइन ऑफ एक्शन की वो एक XYZ की टर्म्स में आनी चाहिए। क्योंकि XYZ की टर्म्स में जब इक्वेशन बनती है तभी जो है वो कोनिकाइड बनता है। अब देखिएगा ये है ओरिजिन ले जाते हैं, एक्स एक्सिस हो गई है, इधर वाई एक्सिस हो गई है, इधर जेड एक्सिस हो गई है। जो कैलकुलेशन होगी या डायग्राम बनेंगे वो सारे के सारे बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे जैसे कि आपने आर्टिकल में करा था। अब यहाँ पर मैं जेड के पैरेलल लाइन ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर दो फोर्स मुझे बनाने हैं। एक फोर्स जो है वो P है, एक फोर्स P है, ये जो है बोर्ड के हिसाब से बाहर की तरफ को है। दूसरा फोर्स Q है जो अंदर की तरफ है। P की लाइन ऑफ एक्शन गिवन है तो इसके साथ तो कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा आपको। और Q की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो निकालनी है, तो इसमें वेरिएबल XYZ की फॉर्म्स में आपको डालने पड़ेंगे। यहाँ पर ये हो जाता है, ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा R है, ये रिजल्टेंट मूवमेंट हमारा K है। मान लीजिएगा जो P है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाता है। जेड एक्सिस की डायरेक्शन से जो है एंगल थीटा बना रहा है। और ये जो Q है ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन से एंगल बना रहा है फाई। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में A मान लेता हूँ। ये पॉइंट हो गया A, B, A मान लिया है। अब जो फोर्स P है उस फोर्स P के लिए जो डिस्टेंस ली है वो मैंने स्मॉल ए ली है, क्योंकि रीजन है बुक में लिखा हुआ है कि जो ये लाइन ऑफ एक्शन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर दो एंगल थीटा और फाई आए हैं, तो मैं सिर्फ इतना काम करूंगा कि थीटा और फाई को एलिमिनेट करूंगा और मेरा रिजल्ट जो है मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब मैं Q की लाइन ऑफ एक्शन निकालने जा रहा हूँ। ये डिस्टेंस मान लीजिएगा आप x है। अब ये जो फोर्स है ये पीछे की तरफ को जा रहा है, तो x की देखिएगा नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ये लाइन ऑफ एक्शन पर कोई पॉइंट नहीं लेता हूँ मैं, x नेगेटिव होगा, माइनस का y, माइनस का x हो जाएगा, y बाहर को आ रहा है बोर्ड के, तो यहाँ y जो है नेगेटिव हो जाएगा माइनस y, लेकिन z की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस x, माइनस y, z। अब इसके लिए आपको इक्वेशन जो है वो निकालनी होगी। ये है, अब डायग्राम में सारी चीजें अपने आप हो चुकी है। यहाँ पर इसका एंगल थीटा है और थीटा है, तो यहाँ पर थीटा है एंगल। तो या एक काम करते हैं, P की लाइन ऑफ एक्शन कांस्टेंट दे रखी है, तो यहाँ पर एंगल अल्फा डाल देते हैं और यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा डाल देते हैं। अब अल्फा जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जा सकता है और जो थीटा होगा वो वेरिएबल होगा। सारी चीजें आपकी डायग्राम में है। लेट ओ एज इक्वल टू स्मॉल ए ले लिया है हमने, ओ एज इक्वल टू स्मॉल ए लिया है और ओ बी इक्वल टू लिया है एक्स। ओ ए और ओ बी हमने ले लिए हैं।
अब फोर्स को हम डिजोल्व करने वाले हैं। अब दो इक्वेशन बनेगी बस, उससे रिजल्ट आ जाएगा। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, जो फोर्स है उन फोर्सेस को आप वाई एक्सिस के अलोंग जो है ले लीजिएगा। वाई एक्सिस के अलोंग जब फोर्स लेने जाएंगे, अब इधर से देखिएगा P है, इधर तो P cos अल्फा हो जाएगा और इधर P sin अल्फा हो जाएगा, और इधर Q है, ये पीछे की तरफ को जा रहा है तो ये हो जाएगा Q cos थीटा हो जाएगा, और अंदर की तरफ इधर को ये हो जाएगा Q sin थीटा। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कुछ नहीं है, कोई भी नेट फोर्स नहीं है, तो यानी कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको P sin अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। मोमेंट ले लीजिएगा, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। अब मैं मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस लेने वाला हूं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने पड़ेंगे। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेने वाला हूं, लेकिन जब मोमेंट लिया जाता है तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैं जो मोमेंट ले रहा हूं वो वाई एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं, तो मैं वो फोर्स नहीं ले सकता जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो नहीं होगी, क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। अब अबाउट वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर कंपोनेंट आपको लेने पड़ेंगे। एक तो इधर से आपका ये P cos थीटा, P cos अल्फा हो जाएगा, और इधर से Q cos थीटा हो जाएगा। आप देखिएगा अगर इसे आप इस तरह से खींचते हैं तो ये इधर रिवॉल्व करेगा, और ये वाला Q cos थीटा जो है वो इधर रिवॉल्व करेगा। यानी कि इसे आप पकड़ के खींचेगा तो ये दाएं घुमाएगा, ये एंटी क्लॉक घुमाएगा, और इसे घुमाएंगे तो आप ये क्लॉक आपको घुमाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो जाएगी, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x हो जाएगी, और वाई एक्सिस के अबाउट में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो यानी कि जो मूवमेंट होने चाहिए वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इधर से हो जाएगा P cos अल्फा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल a हो जाएगी, दूसरी तरफ से हो जाएगा Q cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। इन इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, आंसर में से P और Q बटा मैं हटाने जा रहा हूँ। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब डिवाइड करेंगे तो P कैंसिल हो जाएगा, और बल्कि 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है tan अल्फा अपॉन a और tan थीटा अपॉन x, tan थीटा अपॉन x हो जाता है। यहाँ से हो जाता है आपका a tan थीटा इक्वल टू x tan अल्फा। tan अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। अब मैं tan फाई की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। जब आप tan फाई की वैल्यू रखने जाएंगे तो डायग्राम से देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी जगह में ही कर देता हूँ, चूंकि tan थीटा की वैल्यू रखिएगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखिएगा थीटा यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप लेने जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेने जाएंगे, तो यहाँ से देखिएगा ये जो है इधर तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, इधर आपकी जेड एक्सिस जा रही है और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है ना। तो आपका जो ये वाला जो फोर्स होगा ये आपका वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन में पड़ेगा। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू लेने जाता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये परपेंडिकुलर आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपका 90 डिग्री है। अगर इधर आप नापने जाते हैं तो जेड के पैरेलल है, तो ये वाली जेड हो जाएगी, ये वाली जो है वो जेड हो जाएगी, और इस तरह से वाई के पैरेलल आप लेंगे, बल्कि ऐसे 90 डिग्री ऐसे दिखाना चाहिए मुझे, वाई के पैरेलल जाना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस मेरी बाहर की तरफ को आ रही है, तो मैं इस तरह से दिखाता हूँ यहाँ,
ये मेरा 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो ये मेरा जेड हो जाएगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है तो ये हो जाएगा वाई। तो चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाता है वाई अपॉन जेड। अब tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ पर, ए वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा। तो ए वाई इज इक्वल टू एक्स जेड tan अल्फा। अब देखिएगा जो इक्वेशन आई है उसमें x भी पड़ा हुआ है, y भी पड़ा हुआ है और z भी पड़ा हुआ है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो है वो कोनिकाइड की इक्वेशन होनी चाहिए। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स Q इज कोनिकाइड। Q की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारी कोनिकाइड है। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है, पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे 4 क्वेश्चन है, 4 में से हमें 3 करने हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में है रेंचेज ऑफ सेम पिच P। रेंचेज ऑफ सेम पिच P, रेंच लेनी है जिनकी पिच जो है सबकी समान लेनी है, स्मॉल p। पिच का फार्मूला पीछे वाले चैप्टर में था, पिच इज इक्वल टू था मोमेंट अपॉन फोर्स। p की वैल्यू k अपॉन r थी, तो p इज इक्वल टू k अपॉन r था। तो यानी कि पिच की मल्टीप्लाई में अगर आप फोर्स डाल देंगे तो आपको मोमेंट मिल जाएगा। एक्ट अलोंग द एज ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन ABCD ऑफ साइड स्मॉल a। रेगुलर टेट्राहेड्रन में 6 साइड होती हैं, तो आप इस समय 6 रेंच लेने जा रहे हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रन में 6 साइड होती हैं, उन 6 साइड के लॉन्ग आप जो है 6 रेंच लेने जा रहे हैं। उन साइड के लॉन्ग आप लेंगे और साइड जो है टेट्राहेड्रन की, टेट्राहेड्रन ABCD की जो साइड है वो स्मॉल a दे रखी है। टेट्राहेड्रन का नाम ABCD है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेंचेज अलोंग AB, DC आर द सेम एंड आल्सो दोज अलोंग BC, DA and DB, CA, show that the pitch of equivalent range is P plus A upon 2√2। अब यहाँ इसने इंटेंसिटी वर्ड यूज करा है। इंटेंसिटी मतलब फोर्स, तो 3 फोर्स मुझे लेने पड़ेंगे। एक एक बार में 2 के पेयर उसने हमें दे रखे हैं। पहले मैं ABCD जरा एक रोम्बस बना देता हूँ। रोम्बस का नाम गलत बोल दिया मैंने, टेट्राहेड्रन बना देता हूँ। अब ये देखिएगा, ये मेरा टेट्राहेड्रन हो गया है। ये सपोज कर लीजिएगा A है, B है, C है और D है। यहाँ पर मुझे शॉर्टेड डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए मैं BSc पार्ट 1 का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे शॉर्टेड डिस्टेंस जो है अपने फार्मूले में चाहिए। तो उसके लिए साइड जो है मेरी टेट्राहेड्रन की स्मॉल a दे रखी है, तो जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो मैं यूज़ करूँगा। शॉर्टेड डिस्टेंस जो है हमारी साइड अगर टेट्राहेड्रन की स्मॉल a है तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है a अपॉन √2। ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 से रिजल्ट लेकर के आएंगे अब हम। अब डायरेक्शन देखिएगा किस तरह से लेनी है। रेंचेज जो लेनी है अलोंग, पहले उसने जिक्र करा है इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेंचेज अलोंग AB, DC। अब डायरेक्शन देख लीजिएगा, AB, DC, AB और इधर DC। ये 2 रेंच इधर ले लेंगे, इधर ऐसे कह देंगे R1, K1 और इधर भी R1, K1। यहाँ हमने सामने वाली रेंज सेम हो गई है। AB, DC है। फिर उसके बाद कहा उसने BC, DA। BC इधर R2, K2 और BC के बाद उसने कहा है DA। R2, K2। पहली AB और DC हो गई है, फिर हो गई है BC और DA हो गई है। फिर उसके बाद कहता है DB और CA। DB R3, K3 और ये DB हो गई है। DB के बाद कहा है CA। R3, K3।
ये हम रेंचेज जो है ले चुके हैं। अब टेट्राहेड्रल आपके सामने बन चुका है। टेट्राहेड्रल के सामने रेंच हम ले चुके हैं। R1 K1 है एक रेंच, एक R2 K2 है और एक रेंच R3 K3 है। अब हम जो आर्टिकल हमने करा था उस आर्टिकल का रिजल्टेंट जो है हम लेने जा रहे हैं। अब वी नो दैट करके फार्मूला लिख देंगे। वी नो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू रेंचेस R1, K1 and R2, K2 are given by, पहला फार्मूला तो आपका R का था, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos अल्फा। यह एंगल कुछ भी डाल सकते हैं आप, अल्फा थीटा, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ R1 और R2 जो दो फोर्स हैं उनके बीच का बनने वाला जो एंगल है वो अल्फा है। एंड और दूसरा फार्मूला था कि R इज इक्वल टू K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K1 R2 प्लस K2 R1 cos अल्फा प्लस यहाँ डिस्टेंस में डाल देता हूँ ए और R1 R2 साइन। अब अल्फा और ए का जिक्र कर देते हैं। वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन R1, R2 and small a is shortest distance between the given रेंचेस। जो R1 R2 है उनके बीच का बनने वाला एंगल जो है वो अल्फा है दोनों फोर्स का, और जो रेंचेस हमें दी गई है उनके बीच की जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है। अब ये सारी वैल्यू हम अपने इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ डालने वाले हैं। अब ऐसे अब रिजल्टेंट R1 K1 है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर अब हमारे पास जो केस आ रहा है वो केस ये आ रहा है कि जो टेट्राहेड्रन होती है, टेट्राहेड्रन की आमने सामने वाली जो साइड होती है टेट्राहेड्रन की, अब यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 की प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। टेट्राहेड्रन की जो आमने सामने वाली साइड होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पर अल्फा होता है उसकी जगह तो 90 डिग्री आ जाएगा, और जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए होती है, सॉरी स्मॉल ए अपॉन रूट 2 होती है। या एक काम करता हूँ फार्मूले में, स्मॉल ए की जगह सी लिख देता हूँ और यहाँ भी सी लिख देता हूँ, क्योंकि जो साइड दे रखी है वो भी स्मॉल ए है। फार्मूले में भी अगर हम स्मॉल ए डाल देंगे तो दोनों से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए अब मैं ये ले लेता हूँ। अब मुझे दो रेंच जो लेनी है वो तो जो गिवन रेंचेज है वो इस तरह से हैं, R1 K1 है और R2 K2 है। ये रेंचेज जो है वो इस तरह से गिवन है, R1 K1 और R2 K2 है। लेकिन मेरी आमने सामने वाली रेंचेज जो है वो सेम बैठ रही है, इधर भी R1 K1 है और इधर भी R1 K1 है। अब हियर इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल जो अल्फा है वो तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और सी की जगह आप डालेंगे ए अपॉन रूट 2। जो अल्फा है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा और सी की जगह आप ए अपॉन रूट 2 डालेंगे। अब दो रेंज जो आप लेने जा रहे हैं वो आपकी आमने सामने वाली जो रेंज है वो सेम है। अब अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग आ जाइएगा। इधर भी R1 K1 है और इधर भी R1 K1 है।
ऐसे मान लेते हैं लेट r डैश कॉमा k डैश be the resultant of branches r1 comma k1 and r1 comma k1 which are along a b comma dc। दो रेंज है मेरे पास, पहली भी r1 k1 है, दूसरी भी r1 k1 है। जो ए बी और डी सी के अलॉन्ग है उनका जो रिजल्टेंट है वो मैंने मान लिया आर डैश के डैश। तो यहाँ पर r1 और r2 नहीं आएंगे, अब r2 बराबर r1 के हो जाएगा। रिजल्टेंट ये हो जाएगा r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस 2r1 cos 90। तो ये हो जाएगा 2r1 स्क्वायर। तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r1 रूट 2। r डैश की वैल्यू हो जाएगी r1 रूट 2। अब के आर वाले फार्मूले से आ जाइएगा, एंड के डैश r डैश इज इक्वल टू k1 r1 यहाँ अगले टर्म cos 90 होने की वजह से जीरो में चली जाएगी, प्लस c की जगह a/√2 r1 इंटू r1 और साइन 90, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 2k1 r1 प्लस 2k1 r1 हो जाएगा प्लस ar1 स्क्वायर अपॉन √2 साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अब चूंकि k1 इज इक्वल टू डाल देते हैं PR1, ब्रैकेट में लिख देते हैं चूंकि P पिच P इज गिवन फॉर ईच इंटेंसिटी। और पिच सबके लिए सेम दे रखी है, पिच जो है जितने भी फोर्सेज है सबके लिए पिच P है, तो सबके लिए आप ये P डाल करके चलेंगे। और मोमेंट इज इक्वल टू होता है पिच इनटू फोर्स। तो K1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से K डैश R डैश हो जाएगा K डैश R डैश में, तो ये हो जाएगा 2P r1 स्क्वायर प्लस ar1 स्क्वायर अपॉन √2। यहाँ से K डैश R डैश हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 2P प्लस a अपॉन √2 और r1 स्क्वायर हो जाता है। तो K डैश इज इक्वल टू हो जाता है 2P प्लस a अपॉन √2 r1 स्क्वायर अपॉन r डैश r डैश हो जाता है। अब यहाँ से r डैश की वैल्यू डाल दीजिएगा, r1 √2 है 2p प्लस a अपॉन √2 r1 स्क्वायर अपॉन r1 √2, ये वैल्यू आ जाती है हमारी। तो k डैश इज इक्वल टू आ जाता है हमारा p √2 हो जाएगा प्लस a अपॉन 2 हो जाएगा और r1 हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है हमारा, यहाँ से k डैश की वैल्यू आ चुकी है एंड r डैश इक्वल टू आया है r1 √2। इस तरह से जो हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब ये आमने सामने वाली रेंज का पेयर लेकर के सॉल्व करा, तो दो रेंज को सॉल्व करने के बाद एक रेंज आ गई है ना। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास 6 रेंज हैं। आमने सामने का पेयर लेकर के जो है अब हम 3 रेंज जो है वो रिजल्टेंट में बनाने वाले हैं। अब यहाँ से सिमिलरली डाल देते हैं, सिमिलरली r डबल डैश कॉमा k डबल डैश एंड r ट्रिपल डैश कॉमा k ट्रिपल डैश आर रिजल्टेंट of 2 other ranges।
R double dash comma K double dash and R triple dash comma K triple dash are resultant of two other branches. इस तरह से वैल्यू उनके लिए भी लिख दीजिएगा K डबल डैश P√2 प्लस E/2 R2 R डबल डैश R2√2 K ट्रिपल डैश P√2 प्लस E/2 R3 R ट्रिपल डैश R3√2। पिच भी जो है चेंज नहीं होगी, तो जितने भी हमारी रेंजेस दे रखी है सबकी इंटेंसिटी जो है वो हमें स्मॉल p दे रखी है, तो इस कारण से इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी हमारे पास 6 रेंज थी, 2-2 के पेयर लेकर के अब हमारी 3 रेंजेस बन चुकी हैं, 3 रेंजेस बन चुकी हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक प्रॉपर्टी आने वाली है। 2 सेंट्रल रेंचेस जब किसी एंगल पर कार्य कर रही होती हैं तो जो रिजल्टेंट रेंच आती है वो दोनों की एचडी के परपेंडिकुलर आती है। यानी कि 2 रेंच अगर आप लेने जा रहे हैं और उनका रिजल्टेंट लेने जा रहे हैं तो उस रिजल्टेंट रेंच की जो सेंट्रल एक्सिस होगी वो गिवन रेंचेस की जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। जो हमारी साइडें हैं टेट्राहेड्रन की जो आमने सामने वाली साइड होती हैं उनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस होती है ना। तो वो शॉर्टेड डिस्टेंस जब हम लेने जाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर हमें रिजल्टेंट रेंज मिलेगी। तो इस तरह से हमारी 3 रिजल्टेंट रेंज R डैश K डैश R डबल डैश K डबल डैश R ट्रिपल डैश और K ट्रिपल डैश आई हैं। इन तीनों की जो सेंट्रल एक्सिस होगी वो इन आमने जो टेट्राहेड्रन की आमने सामने वाले पेयर हैं, पेयर ऑफ साइड हैं, उनकी एचडी के परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि लेकिन जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती हैं टेट्राहेड्रन में अगर अपोजिट साइड का आप पेयर लेते हैं तो उनमें जो एचडी होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यानी कि जो रिजल्टेंट रेंचेज होंगी वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग आएंगी और वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसे हम ओरिजिन मान सकते हैं, और ओरिजिन मानने के बाद जो 3 रेंचेज हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो यानी कि हमें जो 3 रेंचेज प्राप्त हो रही हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग प्राप्त हो रही हैं, तो हम इसे वेक्टर की तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसकी रिजल्टेंट रेंज जो है वो लेने जा रहा हूँ। उसके लिए पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। द axis of ranches is at right angle to the shortest distance between ranches। अब हमने सबसे पहले ये लिखा है कि जो गिवन रेंचेज होती हैं या गिवन फोर्स, आप कुछ भी कह लीजिएगा, रिजल्ट दोनों का एक ही आएगा। तो उनकी जो सेंट्रल एक्सिस होगी उनके बीच की जो एचडी होती है शॉर्टेड डिस्टेंस उसके वो परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहले हमने लाइन ये लिखी है, सो द 3 रिजल्टेंट रेंचेस R डैश K डैश R डबल डैश K डबल डैश एंड R ट्रिपल डैश K ट्रिपल डैश act along 3 lines perpendicular to the line of SD of opposite edge। अब यहाँ पर हमने ले लिया है कि जो 3 हमें रिजल्टेंट मिली हैं, 3 जो रिजल्टेंट रेंज मिली हैं वो 3 परपेंडिकुलर लाइंस के
अलॉन्ग होंगी और जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो एच डी के परपेंडिकुलर होगी। अब अगली लाइन हम लिख लेते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए, बट इन रेगुलर टेट्राहेड्रन, but in irregular tetrahedron as the between opposite edges are mutually perpendicular and intersect at a point। अब हमने लिखा है कि टेट्रारेगुलर टेट्राहेड्रन में अगर हम अपोजिट पेज के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस लेते हैं तो वो शॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब हमें रिजल्टेंट आने वाला है। सो द एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट three branches, so the axes of resultant three branches are mutually perpendicular and intersect at a point। So the axes of resultant three branches are mutually perpendicular and intersect at a point। We can assume the axis of resultant branches as coordinate axis। अब इस कारण से हमने लिख दिया है कि जो हमारी रिजल्टेंट रेंज होगी उनकी जो सेंट्रल एक्सिस होगी उन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नाउ वी कैन टेक रिजल्टेंट ऑफ थ्री रिजल्टेंट, बल्कि ऐसे कर लेता हूँ, रिजल्टेंट आर कॉमा के of three ranges। We can take resultant r comma k of three ranges as r is equal to r dash I cap, r double dash j cap, r double dash k cap, k is equal to k dash I cap, k double dash j cap, k triple dash k cap। r is equal to अंडर रूट r डैश का स्क्वायर, r डबल डैश का स्क्वायर प्लस r ट्रिपल डैश का स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे तो अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। k is equal to अंडर रूट k डैश का स्क्वायर, k डबल डैश का स्क्वायर, ये ट्रिपल डैश का स्क्वायर। और यहाँ पर p अंडर रूट 2 प्लस a/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट रह गया है, अंडर रूट में आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। पिच ऑफ रिजल्टेंट रेंज इज इक्वल टू k अपॉन r, डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा p प्लस k अपॉन 2 रूट। और इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है।